हेलो बच्चों, आ गया है आपका अपना सुभाष सर लेकर मैथ्स का एक नया टॉपिक। ठीक है, अब हम कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चैप्टर 5 फ्रॉम 11th क्लास। ठीक, इसमें मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में 10th में आपने क्या किया वो बताया, और आपको बताया कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। जैसे रियल नंबर्स एक रियल नंबर्स होते हैं जो कि हमारी रियल लाइफ में यूज होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 या माइनस नेगेटिव नंबर्स या रैशनल नंबर्स या इरेशनल नंबर्स, ये सारे के सारे रियल नंबर्स हैं। लेकिन एक तरह के और नंबर्स होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जिसको कि हम इमेजिनरी नंबर्स बोलते हैं, और इसको सी से हम डिनोट करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स जैसे नेचुरल नंबर्स को एन से डिनोट करते हैं, इंटीजर्स को जेड से डिनोट करते हैं, रैशनल नंबर्स को क्यू से डिनोट करते हैं, इसी तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का जो फॉर्म है वो इज इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में होता है। ये आई जो है ये आयोटा है, और ये जो है एक इमेजिनरी नंबर है। तो ये यहां पर एक रियल पार्ट है और ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो है रियल और इमेजिनरी पार्ट से मिलकर बनता है, उसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में। और ये जो इमेजिनरी पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर रूट होता है। ठीक, ये भी मैंने आपको बताया था। और आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है। इसका मैं स्क्वायर कर दूं तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा और ये इज इक्वल टू -1 होगा। ठीक है, ये चीजें मैंने आपको बताई थी। फिर मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि ऑपरेशंस कॉम्प्लेक्स नंबर्स पर हम कैसे करते हैं, और ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल कैसे होते हैं। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल होने का मतलब क्या है कि उसके रियल पार्ट्स रियल पार्ट के इक्वल है और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट के इक्वल है, तभी वो दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल होंगे। z1 is equal to z2 if and only if z1 that is a plus b iota and z2 that is equal to c plus iota only if a is equal to c the real part and b is equal to d and the imaginary part are equal, then the two complex numbers z1 and z2 are equal. और मैंने इसे बताया था कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड कैसे करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं। ऐड करने का मैंने बताया था कि रियल से रियल पार्ट ऐड होता है और इमेजिनरी से इमेजिनरी पार्ट होता है। इसमें हम वही वाला कंसेप्ट लगाएंगे जो कि हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में लगाते थे। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में एक होती थी लाइक टर्म्स को ही हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते थे। ठीक है, वही कंसेप्ट यहां पर इमेजिनरी नंबर्स या कॉम्प्लेक्स नंबर्स में अप्लाई होगा। लाइक टर्म्स का मतलब रियल पार्ट को रियल पार्ट से जोड़ेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक, इतना मैंने आपको बताया था। आज इससे आगे का मैं टॉपिक आपको समझाने जा रहा हूं, और उसके बाद फिर हम इसमें कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और बाकी का काम मैं आपको होमवर्क में दूंगा। तो चलो शुरू करें आज का टॉपिक। इससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल बटन जरूर दबाएं, क्योंकि बेल बटन दबाने से आपके पास मेरी बनाई गई फ्यूचर में बनाई गई सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम कर चुके हैं, अब हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। ठीक है, इफ z1 इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू c प्लस d आयोटा, तो इनको हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो कैसे करते हैं, z1 into z2 will be equal to a plus b iota into c plus d iota
इनको जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे। ए को सी प्लस डी आयोटा से मल्टीप्लाई करो प्लस बी आयोटा को सी प्लस डी आयोटा से मल्टीप्लाई करो तो आपका आंसर आ जाएगा। इसको हम कैसे करेंगे, ये आएगा ए सी प्लस ए डी आयोटा प्लस बी सी आयोटा प्लस बी डी आयोटा स्क्वायर। ठीक, ये मल्टीप्लाई हुआ, ए को सी से ए सी, ए को डी से ए डी आयोटा, बी आयोटा इंटू सी बी सी आयोटा और बी आयोटा इंटू डी आयोटा इज बी डी इंटू आयोटा स्क्वायर। अब यहां पर ये इज इक्वल टू आया ए सी प्लस, इसमें से अगर मैं आयोटा कॉमन ले लूं तो ये बचा ए डी प्लस बी सी और प्लस ये बी डी आयोटा स्क्वायर -1 होता है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने बताई थी, आयोटा -1 होता है क्योंकि आयोटा इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर रूट होता है और आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है। ठीक है, अब ये भी रियल टर्म आ गई, ये भी रियल टर्म आ गई, तो इसको हम लिखेंगे ए सी माइनस बी डी प्लस ए डी प्लस बी सी आयोटा इज, ये इसका रियल पार्ट हो गया और ये इसका इमेजिनरी पार्ट हो गया। ठीक है, तो ये मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ गया। ठीक है, अगर a इज इक्वल टू z1 इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा और z2 इज इक्वल टू c प्लस डी आयोटा है, इसी तरह से हम इसको जैसे सिंपल दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे हम a प्लस बी एक्स करें या c प्लस डी एक्स करें या डी वाई करें, तो उन दोनों को जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं। यहां पर एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां पर एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में वही कंसेप्ट लगेगा जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को ऐड सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई करने में लगता है। बस इतना अगर बच्चों को किसी को पता है तो वो मुझे शायद ये चीज दोबारा बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब एक चीज और देखो, 4 प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई थी ऑपरेशंस में। एक तो क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है कि अगर Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर्स है और Z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका प्रोडक्ट भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी है। तो इसका मतलब हमने क्या सीखा कि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड गुड्स फॉर एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। ये 3 चीजें हमने भी करी हैं, चौथी चीज हम जब करेंगे तब मैं उसके बारे में, क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में आपको बताऊंगा। क्लोजर प्रॉपर्टी ये हो गई, और एक होता है कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है कि एडिशन में Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू Z2 प्लस Z1 होता है। मतलब हम पहले में दूसरा ऐड करें या दूसरे में पहला ऐड करें, वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है और वो ट्रू होती है। एडिशन जो है वो ट्रू होता है। Z1 माइनस Z2 इज नॉट इक्वल टू Z2 माइनस Z1, ये ट्रू नहीं होती है। और प्रोडक्ट में Z1 इंटू Z2 हो या Z2 इंटू Z1 हो, वो ट्रू होता है। तो Z1 प्रोडक्ट जो है वो भी हमारा कम्यूटेटिव होता है। तीसरी प्रॉपर्टी आती है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमारी क्या होता है कि 3 अगर कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, Z पहले में हम दूसरा और तीसरे को एडिशन को ऐड करें या पहले और दूसरे के एडिशन में तीसरा ऐड करें, तो दोनों के दोनों बराबर आते हैं, तो वो एडिशन जो है एसोसिएटिवली ट्रू होता है। इसी तरह से प्रोडक्ट में भी Z1 को Z1 Z2 से Z2 Z3 से मल्टीप्लाई करके पहले मल्टीप्लाई करें या Z1 Z2 को पहले मल्टीप्लाई करके Z3 से मल्टीप्लाई करें, बात एक ही होती है। अब यहां पर जैसे मैं Z1 और Z2 को अगर मैं ऐड करूं तो A प्लस सी प्लस बी प्लस डी आयोटा होगा, या Z2 प्लस Z2 को ऐड करूं C प्लस ए प्लस डी प्लस बी आयोटा होगा, और वो दोनों के दोनों सेम है।
इसी तरह से माइनस करेंगे तो वो सेम नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो a माइनस सी विल नॉट बी इक्वल टू c माइनस ए, ठीक है, वो बराबर नहीं होगा, इसलिए ये नहीं होगा। इसी तरह से प्रोडक्ट करूंगा तो आंसर जो है वो यही आएगा, ठीक है। तो कम्यूटेटिवली एसोसिएटिवली ये होते हैं। इसी तरह से अब मल्टीप्लिकेशन आ गया है तो एक इसमें चौथी प्रॉपर्टी और आती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी इसमें अप्लाई होती है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का क्या मतलब, अगर Z1 और Z2 और Z3 इनको हम एडिशन में करें तो ये होगा Z1 इंटू Z2 प्लस Z1 इंटू Z3, ये जो है ट्रू होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी इस पे लगती है। बस मैथ्स में नंबर्स के लिए ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपको हमेशा याद रखनी चाहिए कि वो इसमें अप्लाई होती है या नहीं होती है, ठीक है। ये आपका मल्टीप्लिकेशन के बारे में क्वेश्चंस हैं। अब मल्टीप्लिकेशन के हम कुछ इसमें क्वेश्चंस करके देखेंगे, फिर हम इसके आगे चलेंगे, ठीक है। अब इसमें एक और चीज है कि एक और चीज आती है, एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एक आता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, जैसे हमने एडिटिव इनवर्स किया था। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है किसी भी नंबर में अगर हम जीरो जोड़ें तो वो नंबर आता है, ठीक है। जीरो में अगर हम कोई नंबर जोड़े तो वो वही नंबर आता है, इसको हम एडिटिव इनवर्स बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज कि अगर मैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके अपोजिट से मल्टीप्लाई करूं तो वो आंसर 1 आएगा, या किसी अपोजिट 1 बाय एक्स को या 1 बाय जेड को अगर मैं उसके अपोजिट से मल्टीप्लाई करूं तो वो 1 आएगा। इसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलते हैं, ठीक है। अब हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालते कैसे हैं वो मैं आपको निकालना सिखाऊंगा, ठीक है। अभी मैं आपको सिर्फ कंसेप्ट बता रहा हूं, कंसेप्ट बताने के बाद फिर मैं आपको इसके क्वेश्चंस करवाना शुरू करूंगा, फिर आपको शायद चीजें थोड़ी सी और ज्यादा ये क्लियर होंगी। अभी आप सिर्फ कंसेप्ट सीखते जाओ, अभी मैं आपको सिर्फ कंसेप्ट करवा रहा हूं, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज नथिंग बट, मतलब कि डिवीजन। डिवीजन हम कैसे निकालते हैं, डिवीजन का मतलब क्या होता है कि अगर एक नंबर Z1 है और एक नंबर Z2 है तो यहां पर क्या हुआ कि Z1 इज इक्वल टू A प्लस बी आयोटा एंड Z2 इज इक्वल टू C प्लस D आयोटा, ठीक है। इसका मतलब Z1 इंटू 1 बाय Z2 एंड 1 by Z2 is nothing. 1 by Z2 is multiplicative inverse of Z2. मतलब अगर Z2 C प्लस D बाय 2 है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 बाय Z2 होगा। अब इसको हम कैसे निकालेंगे वो मैं आपको यहां पर सिखाता हूं, ठीक है। ये देखो 1 बाय Z2 जो हुआ 1 बाय C प्लस D आयोटा है। अब जैसे हम 1 बाय A प्लस, या हम यहां पर x प्लस 2 करते हैं और इसका रैशनलाइजेशन करते हैं हम माइनस से ऊपर नीचे, माइनस करके बीच में, और इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। इसी तरह से इसको हम रैशनलाइज करेंगे
रैशनलाइज करके वो आया 1 बाय सी प्लस डी आयटा इंटू 1 सी माइनस डी आयटा सी माइनस डी आयटा। मतलब इसके अपोजिट साइन से हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, इससे इसमें इंप्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब इसको यहां पर अगर मैं करूं तो ये आया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड इट विल बी सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर डी आयटा whole square and it is equal to c minus d iota and it is equal to c minus d iota divided by c square plus d square। ठीक है, ये d का d स्क्वायर हो गया, आयटा स्क्वायर जो है -1 होता है, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये c स्क्वायर बाय d स्क्वायर हो गया और ये इज इक्वल टू आया c बाय c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर माइनस d आयटा बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक, ये जो है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि इफ z1 इज इफ z इज इक्वल टू a प्लस बी आयटा देन 1 बाय z इज इक्वल टू क्या करना है हमने, a बाय ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। और ये अगर साइन प्लस है तो यहां माइनस लगाएंगे और अगर ये माइनस है तो यहां प्लस लगाएंगे, बस इतना ध्यान रखना है। या हम ऐसा करें प्लस का साइन लगाओ हमेशा और जो ये साइन लिखा हुआ है इसका नेगेटिव लिख दो, b डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आयोटा। और ये जो है एक इसका रियल पार्ट बन गया, ये इसका इमेजिनरी पार्ट बन गया। अब इसी तरह से अगर हमने z1 बाय z2 करना है तो हमने पहले z2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, फिर उसको z1 से मल्टीप्लाई करना है, वो आपका डिवीजन आ जाएगा। इसको हम डिवीजन बोलते हैं। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल है वो मैं आपको यहां पर करके दिखाता हूं कि उसको कैसे इन्होंने सॉल्व किया है। ठीक है, ये देखो एक क्वेश्चन है z1 इज इक्वल टू 6 प्लस 3 आयटा, z1 इज इक्वल टू 6 प्लस 3 आयटा एंड z2 इज इक्वल टू 2 माइनस आयटा, फाइंड z1 बाय z2। z1 बाय z2 आपने कैलकुलेट करना है, तो यहां पर z1 बाय z2 इज इक्वल टू क्या हुआ, 6 प्लस 3 आयटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयटा। एक चीज ध्यान रखना, हमने इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोमिनेटर में कभी नहीं छोड़ना। सिंपलेस्ट फॉर्म जो होगी कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने रैशनलाइज करके उसको मिनिमाइज करना है रियल नंबर में। रियल नंबर में मिनिमाइज होने के बाद जो आएगा वो उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए हम इज इक्वल टू इसको बाय रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर को अगर हम रैशनलाइज कर दें तो क्या बनेगा, वो 6 प्लस 3 आयटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयटा इंटू रैशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि नीचे जो रियल और इमेजिनरी पार्ट में जो साइन है प्लस का है तो माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे और माइनस का है तो प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका पर्पस क्या है कि ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो जाएगा या a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा। हमारा फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अप्लाई हो जाएगा। तो ये यहां पर आया 6 प्लस 3 आयटा इंटू 2 प्लस आयटा डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर माइनस आयटा स्क्वायर, ये आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 6 3 6 2 12 प्लस 6 आयटा प्लस
3 2s are 6 iota plus 3 iota square whole divided by this is 4 माइनस आयोटा स्क्वायर -1 होता है। आयोटा स्क्वायर की जगह मैंने -1 पुट कर दिया। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये आंसर हमारा 12 प्लस 12 आयोटा यहां पर प्लस 3 इंटू -1 हो गया होल डिवाइडेड बाय इट इज 4 प्लस 1 हो गया। ठीक है, ये आया इज इक्वल टू 12 प्लस 12 आयोटा -3 divided by 5 and it comes 12 minus 3 9 plus 12 iota whole divided by 5 and it is 9 by 5 plus 12 by 5 आयोटा। ये रियल पार्ट हो गया, ये इसका इमेजिनरी पार्ट हो गया। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो आंसर आया वो ये आया। इसको हम इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, आप एक क्वेश्चन में आपको दे रहा हूं, उसको आप सॉल्व करो और उसको कैसे सॉल्व करेंगे ये मैं आपको बताऊंगा और आपसे पहले आप कीजिए। अगर नहीं आएगा तो फिर मैं आपको इसको करना बताऊंगा कि कैसे इसको करते हैं। ठीक है, या हम एक क्वेश्चन लेते हैं, 2-3 क्वेश्चंस लेते हैं, उसके बाद फिर इसको हम प्रैक्टिस हो जाएगी। पहला क्वेश्चन है -5 आयोटा ब्रैकेट में 1/8 आयोटा। वो कहता है सॉल्व करो इसको सॉल्व करना है हमने। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे? सिंपल, ये हुआ -5 इंटू 1/8 इंटू आयोटा इंटू आयोटा। मतलब हमने दो लाइक टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दिया, रियल टर्म्स को रियल टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया और इमेजिनरी टर्म को इमेजिनरी टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया। ये आ गया आपका -5/8 इंटू आयोटा स्क्वायर एंड आयोटा स्क्वायर इज -5/8 इंटू -1 एंड इट इज इक्वल टू +5/8। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन हम और करते हैं। माइनस आयोटा इंटू 2 आयोटा इंटू -1/8 आयोटा। ठीक, अब वही आपस में आयोटा इंटू आयोटा इंटू आयोटा, ये तो हो गया आयोटा क्यूब। ओके, ये माइनस ये हो गया प्लस, और ये 1 इंटू 2 इंटू 1/8, 1 इंटू 2 इंटू 1/8 इज 2/8। तो ये आंसर आ गया 2 से काट दो इसको, 1/4 आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा हो गया। आयोटा क्यूब को हम आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिख सकते हैं। ये इज इक्वल टू 1/4 इंटू -1 इंटू आयोटा, इट इज -1/4 आयोटा एंड इट इज ए प्योर इमेजिनरी टर्म। मैंने एक बताया था कि अगर एक क्वेश्चन a प्लस 0 आयोटा है तो ये प्योर रियल टर्म है। अगर z इज इक्वल टू 0 प्लस a आयोटा है तो ये प्योर इमेजिनरी टर्म है। इसमें जो रियल टर्म है 0 है। जिसमें रियल टर्म 0 है वो प्योर इमेजिनरी है, जिसमें इमेजिनरी टर्म 0 है वो रियल इम्प्योर रियल है। ठीक, ये 2 क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए। अब मैं आपको एक और चीज इसमें समझाने जा रहा हूं, वो क्या चीज है अब हम वो देखेंगे। इसमें एक वर्ड आता है आइडेंटिटीज। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आइडेंटिटीज क्या रोल प्ले करती हैं, वो आइडेंटिटीज कौन कौन सी होती हैं, क्या आप लोगों को पता है कौन कौन सी आइडेंटिटीज होती हैं? मैथ्स में कौन कौन सी आइडेंटिटीज होती हैं?
आइडेंटिटीज होती हैं हमारी ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब, या ए प्लस बी होल क्यूब। जितनी ये आइडेंटिटीज हैं, इनको हम, जितने भी हमारे ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ये सारी की सारी हमारी आइडेंटिटीज होती हैं। क्या ये आइडेंटिटीज के फॉर्मूले हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स पर अप्लाई करते हैं? Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर क्या होता है, Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर क्या होता है, और Z1 प्लस Z2 का होल क्यूब क्या होता है, Z1 माइनस Z2 का होल क्यूब क्या होता है, और Z1 स्क्वायर माइनस Z2 स्क्वायर क्या होता है। ये फॉर्मूले, वही फॉर्मूले यहां पर अप्लाई होंगे जो कि ए प्लस बी होल क्यूब, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल क्यूब, ए माइनस बी होल क्यूब, या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले होते हैं। ये फॉर्मूले हमारी इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स पर भी अप्लाई होते हैं। ठीक है, आइडेंटिटीज आर ट्रू, आल्सो ट्रू फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। जैसे रियल नंबर्स के लिए ये ट्रू है, ऐसे ही इनके लिए भी ये ट्रू है। मतलब जो जो इनके फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले पता है किसी को? Z1 प्लस Z2 होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक, और ये होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक, और Z1 प्लस Z2 होल स्क्वायर क्या होता है? ये देखो, इसको मैं करने का तरीका बता दो। Z1 क्यूब, अब आपने इसका क्यूब लिया है, ठीक है, प्लस यहां भी प्लस लगा दो, यहां भी प्लस लगा दो, यहां 3 लगा दो, यहां भी 3 लगा दो। ठीक है, 3 3 लगा दो। ये Z1 क्यूब है, इसकी पावर घटा दो और इसकी पावर जोड़ते जाओ। ये Z1 क्यूब है, तो ये Z1 स्क्वायर हो जाएगा और ये Z2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहां पर Z1 की एक पावर कम हो जाएगी, Z1, और ये Z2 होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस इसको, ये Z1 की पावर खत्म हो जाएगी और Z2 का होल क्यूब हो जाएगा। इसी तरह से यहां पर इसमें जो है, इसमें माइनस वाले में सिर्फ फर्क क्या पड़ेगा कि ये वाला पोर्शन प्लस होगा और ये वाला पोर्शन माइनस होगा, और ये वाला पोर्शन भी ये वाला पोर्शन माइनस होगा, ये वाला पोर्शन प्लस होगा, और ये वाला पोर्शन माइनस होगा। ठीक है, बस और कुछ नहीं है, फार्मूला वही रहेगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला आपको पता ही है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक, ये फॉर्मूले सारे के सारे इसमें अप्लाई होते हैं। ये मैंने आपको बताया था, जैसे Z1 इंटू Z2, अभी मैंने फॉर्मूला लगाया भी था एक, Z1 माइनस Z2 इंटू Z2, जिसमें मैंने रेशनलाइज किया था। उसमें किया था ना कि अगर हम नीचे a प्लस बी है या 1 माइनस आयटा था, तो हमने 1 प्लस आयटा और 1 प्लस आयटा से ऊपर मल्टीप्लाई और डिवाइड किया था, और नीचे 1 प्लस आयटा इंटू 1 माइनस आयटा आया था, और वो 1 स्क्वायर माइनस आयटा स्क्वायर बना था। ठीक, तो ये आइडेंटिटीज जो है यहां पर ट्रू होती हैं, इसमें हम इन आइडेंटिटीज को यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। अब एक और इसमें बस एक लास्ट टॉपिक और है, अभी मैं कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूं, उसके बाद मैं वो टॉपिक आपको, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स में समझा चुका हूं, और कहीं ऐसा ना हो कि बच्चे कहें कि सर समझाते जा रहे हैं, क्वेश्चंस तो कुछ करवाए नहीं है, समझ में हमें क्या आएगा जब तक हम सवाल नहीं करेंगे। तो चलो अब हम कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 5 माइनस 3 आयोटा होल क्यूब को आपने a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, a प्लस मतलब इसको होल क्यूब इसका हटाना है, तो a माइनस बी
होल क्यूब का यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे हम। तो यहां पर ए क्यूब माइनस 2 into 3 into 5 square into 3 iota plus 3 into 5 into 3 iota होल स्क्वायर और माइनस 3 iota होल क्यूब। ये फार्मूला है ए क्यूब माइनस 3ab प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। ये मैंने फार्मूला अभी अभी आपको लिखवाया है। 5 क्यूब होता है 125, 3 इंटू 5 स्क्वायर होता है 25, 25 इंटू 3 होता है 75, या हम इसको पूरा ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 75 इंटू 3 होता है 225 आयोटा, और ये 3 स्क्वायर 9, 9 5 45, 3 135, ये 135 ये हो गया आपका आयोटा स्क्वायर, और ये हुआ आपका माइनस 3 3 9 3 27 आयोटा क्यूब। ओके, अब हम जहां पर आयोटा में डिग्रीज हैं, हम सारी, पहला क्वेश्चन क्या है कि आपने सिर्फ फार्मूला लगाना है, उसके बाद आयोटा की डिग्रीज को हमने आयोटा में कन्वर्ट करना है। अब ये आया 125 माइनस 225 आयोटा प्लस 135 इंटू आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है, माइनस 27 इंटू इसको आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा हम लिख सकते हैं। मैंने क्या बताया था कि जो भी डिग्री पावर है, चाहे कितनी बड़ी पावर है, उसको आयोटा की पावर 4 इंटू के में कन्वर्ट करो। अगर 4 इंटू के में कन्वर्ट नहीं होता है तो उसको आयोटा स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। बस इतना कन्वर्ट कर लो, उसके बाद आपका आंसर इजी हो जाएगा। अब ये आया आपका 125 माइनस 225 आयोटा माइनस 135 आयोटा 35, और ये हो जाएगा माइनस हो गया आयोटा स्क्वायर, ये प्लस हो जाएगा प्लस 27 आयोटा। ये हो गया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन हुआ 125 माइनस 135 माइनस 10 माइनस 225 प्लस 27 माइनस 198 आयोटा। ये इसका आंसर हो गया कि माइनस 10 माइनस 198 आयोटा इज इट्स आंसर। अब ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, इसको हम, ये रियल पार्ट हो गया और ये इसका इमेजिनरी पार्ट हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन और करके देखते हैं हम। एक क्वेश्चन, मैं जितने इसके, आप कहोगे कि सर आप तो एग्जांपल्स करवा रहे हो, एग्जांपल्स के तो सॉल्यूशंस गिवन है, लेकिन आप क्वेश्चंस भी करवाओ। लो, एक क्वेश्चन मैं एक्सरसाइज का ले लेता हूं, एक्सरसाइज 5.1 का, ठीक है। ये क्वेश्चन लेते हैं हम 1 माइनस आयोटा होल पावर 4, 1 माइनस आयोटा होल पावर 4, ये पावर 4 का आ गया। पावर 4 का तो अभी तक मैंने फार्मूला ही नहीं बताया ना, मैंने आपको क्यूब का और स्क्वायर का फार्मूला बताया था। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लेट अस डू इट, ठीक है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, अब हम इसको यहां पर देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। यहां पर इसको मैं 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर लिख सकता हूं, ठीक है। इसको मैंने लिखा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक। ये भी वही हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक। ये आया -1 हो गया, ये आयोटा स्क्वायर -1 हो गया, तो ये हुआ 1 माइनस 1 माइनस 2 आयोटा, इट इज ऑल्सो 1 माइनस 1 माइनस 2 आयोटा, एंड इट इज इक्वल टू 0, इट इज -2 आयोटा इंटू -2 आयोटा। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए, ये आ गया -2 इंटू -2 4 इंटू आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू -1, एंड इट इज इक्वल टू -4। इसका आंसर -4 आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो 1 - 1 0 हो गया, ये -2 आयोटा हो गया, -2 आयोटा, ये भी 0, -2 आयोटा होगा, -2 आयोटा, -2 आयोटा, -2 इंटू -2 +4, और ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो 4 इंटू -1 -4, तो 1 माइनस आयोटा की होल 4 का आंसर -4 आ गया। ठीक है, अब आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। इसके बाद हम कल एक इसमें टॉपिक और रह गया है कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, उसके बाद हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वाला टॉपिक करेंगे, और इसमें थोड़ा सा एक और है उसको मैं समझाऊंगा। उसके बाद फिर कॉम्प्लेक्स नंबर्स का चैप्टर्स भी हमारा खत्म हो जाएगा, चैप्टर 5 भी हमारा खत्म हो जाएगा। आपको मैथ्स 11th का पढ़ना कैसा लग रहा है बताइए मुझे कमेंट करके कि सर मैथ्स तो 11th का बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन ये प्रैक्टिस बहुत मांगता है। सिर्फ 11th का मैथ्स प्रैक्टिस नहीं मांगता, हर क्लास का मैथ्स प्रैक्टिस मांगता है। आपको अगर स्टार्टिंग में फर्स्ट या सेकंड या थर्ड में आए थे तो आपको टेबल्स भी याद करने के लिए आपको प्रैक्टिस करवाई जाती थी। आपने इतना उसको लर्न किया, इतना लर्न किया, इतना लर्न किया, उसके बाद फिर स्किप टेबल्स भी किया आपने। स्किप टेबल्स करने के बाद फिर आपको समझ में आया कि हाँ टेबल्स का यूज वो यूज हम आज तक कर रहे हैं। जैसे हम करते हैं कि 2 2 जार कितना होता है, 2 2 जार 4, ये मैंने फार्मूला लगाया तो ये स्किप टेबल वाला। अगर मैं 2 2 जार 4 मेरे को याद नहीं होगा, या 2 8 जार अगर मैं सीखना चाहूंगा तो मैं नहीं सीख जाऊंगा, लेकिन अगर मैंने प्रैक्टिस की होगी, क्वेश्चंस कर रखे होंगे, बार बार मैंने प्रैक्टिस कर रखी होगी, तो मैं इस चीज को कभी भी नहीं भूलूंगा। इसलिए प्रैक्टिस करना और फॉर्मूलों को याद करने के लिए सिर्फ प्रैक्टिस करना, यही एक मेथड है। मैथ्स में प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको मैथ्स समझ में नहीं आएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि मैथ्स को रटना नहीं है, मैथ्स को समझना है। और इसीलिए मैथ्स को रटो मत, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो और मुझसे सवाल पूछते रहो। मिलते हैं अगली क्लास में और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।